यही सब क्यों चूज करें, दूसरा क्यों नहीं चूज करें? क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। अच्छा, दिस मैटर ऑन दिस प्योर आपको लगता है कि सही है? दिस इज ऑफ केमिस्ट्री, फोर्सेस ऑफ मोशन ऑफ फिजिक्स, वर्क एनर्जी ऑफ फिजिक्स, इंप्रूव्ड फोर्सेस ऑफ बायोलॉजी, मैटर सराउंडिंग इज फ्रॉम केमिस्ट्री, साउंड इज फ्रॉम फिजिक्स। ठीक है, दोनों ज़्यादा तुमने फिजिक्स चूज करा है, बायोलॉजी का सिर्फ एक ही चैप्टर चूज करा है, ठीक है, बायो से शुरू। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। चैप्टर क्या बोलना चाह रहा है? Why we need to improve our food resources? बिकॉज अभी का जो फूड रिसोर्सेज हमारे पास है हाँ, उसमें इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं है, और उससे हम हाइब्रिडाइजेशन या जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसमें चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे हम हमारे जो भी फसल हो रही है उसमें कैसे इरिगेशन और उसको और फर्टिलाइजर मैन्योर के बारे में बताया गया चैप्टर के बारे में, तो उससे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपन। देखो इम्प्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज में आपने इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड लिखा है, क्रॉप प्रोटेक्शन लिखा है, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? क्रॉप यील्ड में जो आता है जिसमें क्वांटिटी ऑफ क्रॉप ज़्यादा दिया जा रहा है, और क्रॉप प्रोटेक्शन में जो आ रहा है उसमें जो क्रॉप आपने बना ली है उसके बाद उसके प्रोटेक्शन के बारे में है, जैसे पेस्ट और ये सब से उसको कैसे प्रोटेक्ट करें क्रॉप को। गुड। आपने कहा है कि जब हम क्रॉप की यील्ड को बढ़ाएंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे क्रॉप वैरायटी, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। क्रॉप वैरायटी से क्या मतलब है? क्रॉप वैरायटी से जैसे कि हम उससे हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिकली मॉडिफाई करके जैसे एक क्रॉप के डीएनए हैं जिसमें कि वो क्रॉप विंटर में ज़्यादा सर्वाइव कर सकती है, और एक क्रॉप है जो कि समर में ज़्यादा सर्वाइव कर सकती है। तो मैं वो दोनों क्रॉप में से वो दोनों डीएनए निकालूंगा और उससे एक क्रॉप में डाल के, तो वो जो क्रॉप मिलेगी मुझे नहीं, उससे वो जो मेरी क्रॉप है वो विंटर में भी सर्वाइव करेगी और समर में भी सर्वाइव करेगी। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी क्रॉप है उसके अंदर कुछ ट्रेड्स है जो फेवरेबल है और कुछ अनफेवरेबल है, हाँ तो हम फेवरेबल ट्रेड्स को मिक्स करने की कोशिश करते हैं। हाँ। अगर दो अलग अलग क्रॉप है उसके पास कुछ ऐसी चीज़ है कि हमें चाहिए पर एक के अंदर नहीं है, एक के अंदर दोनों क्वालिटी नहीं है, तो हम उस क्वालिटी को एक के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेड। हाइब्रिडाइजेशन जीन मॉडिफिकेशन में क्या अंतर है? हाइब्रिडाइजेशन जीन मॉडिफिकेशन में अंदर है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है उससे हम क्रॉप के डीएनए को चेंज कर रहे हैं, जिससे एक पूरी वैरायटी नहीं बन जा रही है, और जेनेटिक वाला जो है उसमें हम क्रॉप के एक पर्टिकुलर पार्ट को चेंज कर रहे हैं, जैसे कि उसकी कोई क्वालिटी को चेंज किया जा रहा है। क्या हाइब्रिडाइजेशन में जीन मॉडिफिकेशन होता है? हाइब्रिडाइजेशन में जीन मॉडिफिकेशन होता है, हाँ वो उसी का एक पार्ट टाइप समझ सकते हो। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में डीएनए की क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है, ये एक मैक्रो लेवल का इंटरवेंशन है, इंटरवेंशन मतलब हम इंटरवीन कर रहे हैं, और जीन मॉडिफिकेशन माइक्रो लेवल पे है, माइक्रो भी जीन लेवल पे है। हाँ बोल सकते हैं। जीन मॉडिफिकेशन थोड़ा डिटेल में बताओ, जीन मॉडिफिकेशन होता कैसे? जीन मॉडिफिकेशन जैसे कि मैंने एक प्लांट की बर्ड ली और दूसरे प्लांट की बर्ड ली, और वो दोनों को अगर मैं साथ में रिप्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो जैसे कि रोज में आपने देखा होगा एक पिंक रोज भी और एक वाइट रोज भी, तो एक लाइट पिंक कलर का रोज बनता है अगर मैं उन दोनों की बर्ड्स को रिप्रोड्यूस करवाऊँ तो। हाउ डू यू थिंक ये हाइब्रिडाइजेशन है, जीन मॉडिफिकेशन नहीं है? फिर मे बी आई डोंट नो अबाउट मोर। हाइब्रिड जो आप बोल रहे हो इट्स हाइब्रिडाइजेशन, जीन मॉडिफिकेशन थोड़ा सा टेक्निकल साइड जाता है, ठीक है, इसमें जीन को टारगेट करते हैं, हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए, ठीक है, नो इशू, गुड सो फार, ठीक है। अब एक आपका एक सेक्शन है क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर आपने कहा कि वो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना है, इरिगेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। डोंट यू थिंक कि न्यूट्रिएंट के अंदर जब हम उसको दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, तो हमें इरिगेशन को अलग से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि इरिगेशन इज अ सेपरेट इंटरवेंशन होना चाहिए। इरिगेशन इसलिए अलग किया गया उसमें क्योंकि वो एक पार्ट अलग हो रहा है, इरिगेशन की टाइप्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है उसमें, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्रॉप उगाते हो तो इरिगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? इरिगेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही प्लांट को पानी देता है, वही उसकी ग्रोथ में हेल्प करवाता है। और जब हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो हम इरिगेशन के थ्रू नहीं दे रहे हैं। इरिगेशन नहीं, उसमें दो प्रकार के दे रहे हैं, एक हो रहा है
जो उगा रहे हैं उससे आपको मार्केट में बना रहना है। जब फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो समवेयर अराउंड 20 क्विंटल तक एक एकड़ में से हो जाता है। वहीं पर मैन्योर से करते हैं तो 4 क्विंटल से 5 क्विंटल होता है। एक रफली 1/3 to 1/4 प्रोडक्शन हो जाता है जिसको मार्केट में फार्मर्स से सर्वाइव करेगा। पर जो मैन्योर जो है उसका जो रेट जो है वो कंपैरिजन में फर्टिलाइजर की जो फसल उग रही है उससे ज़्यादा रहता है। अब है कि मैन्योर से प्रोड्यूस क्रॉप्स को आप महंगा बेच सकते हो, हाँ, तो उसमें कॉस्ट कंपनसेट हो पाएगी। कॉस्ट कंपनसेट उतनी तो नहीं हो पाएगी, पर हाँ एक लेवल तक अगर आप बहुत बड़े स्केल पे मैन्योर से फार्मिंग कर रहे हो तो हो सकती है। अगर आप छोटी फार्मिंग कर रहे हो तो कोई भी इंसान आपसे क्वांटिटी में खरीदना चाहेगा तो आप उसको कम ही दे पा रहे हो। अगर ज़्यादा दे पाओगे तो फिर आपका हो सकता है कुछ। गुड। डू यू थिंक कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए? कैसे प्रमोट कर सकते हैं उसे? ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैन्योर यूज कर सकते हैं, ये इरिगेशन। प्रमोट करने से मतलब उसका प्रमोशन कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आज भी फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड क्रॉप ला रहे हैं क्योंकि आपने कहा है कि फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड क्रॉप सस्ते पड़ते हैं क्योंकि इसकी कॉस्टिंग प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण कॉस्टिंग कम आती है। वहीं पर मैन्योर से जब प्रोड्यूस करें ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जब जाते हैं तो इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो कॉस्ट कंपनसेट करने के लिए उसको महंगा बेचना पड़ता है। और जैसी कोई चीज़ महंगी होती है कंज्यूमर उसे खरीदना कम करता है। ठीक है, इसको प्रमोट कैसे करें? क्योंकि आपने कहा है कि मैन्योर प्रोड्यूस क्रॉप ज़्यादा अच्छे हैं। उसका प्रमोशन हो रहा है, एक कंपनी AWPI करके वो उस चीज़ का प्रमोशन कर रही है और उन्होंने उससे रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन बनाई भी हैं और उनको मतलब ऐसा प्रॉफिट हुआ भी है, पर वो इतना ज़्यादा मार्केटिंग लेवल पे काम नहीं कर पाए हैं तो वो थोड़ा बहुत ऐसा डाउन चल रहा है। इज इट पॉसिबल कि फ्यूचर में सब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच कर सकें? क्या 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 हर्डल्स हैं इसमें? हर्डल्स ये हैं कि लोगों को प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए और पैसे ज़्यादा चाहिए। अगर उनको पैसे नहीं मिल रहे क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारा टाइम लगता है क्रॉप को उगने में, जैसे फर्टिलाइजर में क्रॉप 1 महीने में उग रही है तो मैन्योर में लगभग उसको 2 से 3 महीने लगेंगे। टाइम का इशू होता है, मतलब एक टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है मैन्योर वाली क्रॉप को। इसमें थोड़ी सी रिसर्च प्रोसेस थोड़ी स्लो है। इसमें रिसर्च करना, नंबर्स थोड़े से ऑफ हैं आपके, ठीक है? 1 महीना 3 महीने काफ़ी अंतर है। जब हम 1 एकड़ से हम देख रहे हैं कि 1/3 प्रोडक्शन हो गया है, तो नेशनल लेवल पर देखोगे जितनी फार्मिंग लैंड है, मतलब जितनी जगह है जिस पर हम फार्मिंग कर सकते हैं, उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे अपना देश सब लोग खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कुछ अपने एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जब उसको 1/3 कर दोगे तो देर आर हाई चांसेस की एक्चुअली श्योरिटी है कि अपने देश में इनफ खाना नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसे तो पर्सनल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, लेकिन नंबर्स जो है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकेंडली जो उसकी लॉजिस्टिक्स हैं वो अपने फेवर में नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को और इम्प्रूव करने की जरूरत है कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके बिना फर्टिलाइजर का यूज़ करा ऑब्वियसली, ठीक है? व्हाट आर द वेज बाय व्हिच वी कैन इरिगेट आवर फार्म? Can irrigate a farm with sprinkler system, river uplift system, and व्हाट इज रिवर अपलिफ्ट? जैसे कि कोई भी एक आपकी जहाँ पे आपका खेत है उसके पास से पास में अगर कोई 1 किलोमीटर के रेडियस में भी अगर कोई रिवर बह रही है तो आप रिवर से ऐसा एक सिस्टम आता है जिससे आप रिवर का जो वाटर है वो ऊपर फ्लो कर सकते हो पंप से, और वहाँ से एक पूरा रूट बनाया जाएगा आपके खेत तक, तो उसके आपके खेत के जो मेंढर्स हैं उसमें अंदर वाटर इरिगेट कर सकते हैं अपन। ओके, तो ये तो जहाँ पे नदी है वहीं पर हो सकता है, हाँ, ठीक है? नहर भी बोला जाता है, तो वो नहर का पानी कैसे आता है? नदी से जो पानी है वो एक रोड पे फेंका जाता है, उसके बीच में जो खेत पड़ते हैं उससे पानी दिया जाता है। तो इधर एक ऑप्शन इरिगेशन के टाइप में कैनाल भी दे रखा है। कैनाल और अपलिफ्ट के रिवर अपलिफ्ट में क्या अंतर पड़ेगा? कैनाल वाला जो होता है आपने देखा होगा वो रिवर पे काम नहीं करता, वो नॉर्मल कोई सी भी बहती हुई क्या बोल सकते हैं उसको, कोई भी बहता हुआ पानी के फ्लो में से पानी निकालने को कैनाल बोलेगा, इस टाइप से। क्या डैम बनते हैं नदियों पर? हाँ बिल्कुल।
छोटी नदी हो उसको कैनाल बोले, नहर बोले, उस नहर से सब जगह पहुँचाएं दूर दूर तक, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा पानी का रिजर्वायर है। इसमें कुछ ज़्यादा हमको बहुत खर्चा नहीं हुआ, एक बार डैम बनने का खर्चा है, थोड़ा मेंटेनेंस का खर्चा है। नदी में से पानी ले जाना सब जगह थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। भाई डैम में से सब जगह पानी ले जाना आसान होगा, ठीक है। एक कैनाल सिस्टम बनाया जा सकता है, इससे दूर दूर तक भी नहरों के थ्रू पानी पहुँचाया जा सकता है, जहाँ नदी नहीं पहुँच पा रही वहाँ पर भी हम छोटी नदी जिसको कैनाल बोलते हैं वो पहुँचा सकते हैं, करेक्ट। रिवर अपलिफ्ट के लिए रिवर जरूरी है, कैनाल के लिए रिवर जरूरी नहीं है, डैम होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने ना एक प्लांट बेस्ड फूड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो प्लांट बेस्ड में हमें क्रॉप ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, उनके न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन क्या है, सिर्फ इंडिया वैसे तो मेजरली वेजिटेरियन कंट्री है, अब मेजरली नहीं रही है, पहले थी, बट फिर भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन यहाँ पे वेजिटेरियन है। जब मैंने ऐसे सिग्निफिकेंट लोग वेजिटेरियन है तो बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। जब नॉन वेजिटेरियन बोल रहे हैं या फिर ऐसा है कि नॉन प्लांट बेस्ड फूड यूज कर रहे हैं, करेक्ट, तो उन लोगों तक खाना कैसे पहुँचाएंगे? पोल्ट्री मतलब बेसिकली चिकन, उनका एग, ठीक है। चिकन को भी लोग खाते हैं, ठीक है। जो लोग एग और चिकन नहीं खाते हैं उन तक भी तो लेकिन न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने पड़ेंगे। तो हम जो बाकी के हमारे हैं जैसे कैटल फार्मिंग, उसके बाद बी कीपिंग, इन सब से पता चलता है। बी कीपिंग से हमें हनी मिलता है, हाँ, ठीक है। कैटल फार्मिंग से हमें क्या बेनिफिट है? मिल्क और मिल्क के जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो, एग्जाम्पल मिल्क, चीज़, पनीर, बटर, घी। तो इसके प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव करें? ये आपके नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है, आपके नोट्स में कुछ चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि जब प्लांट बढ़ता है तो कुछ न्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में लगते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट को कम क्वांटिटी में चाहिए रहते हैं, जो नहीं, माइक्रो जो होते हैं वो कम क्वांटिटी में चाहिए, मैक्रो जो होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। एग्जाम्पल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल में आएगा आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। आई थिंक सो। कोई बात नहीं, आपको लेकिन थोड़े पता होना चाहिए, ठीक है। फिश प्रोडक्शन को डिटेल में समझाओ। फिश प्रोडक्शन के अंदर भी 3 टाइप होते हैं, एक्वाकल्चर, मैराइन कल्चर एंड वन इज आई थिंक तो सी कल्चर, जिसमें तीनों के अलग अलग होते हैं। जिसमें एक्वाकल्चर जो होता है उसमें 2 चीज़ों की फार्मिंग होती है, फिश की और सी प्लांट्स जो होते हैं उनकी फार्मिंग होती है, जो कि आपके वाटर के अंदर ही होती है। और मैराइन कल्चर जो होता है उसके अंदर आपके सिर्फ फिश और फिशरीज की फार्मिंग होती है, प्लांट्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, और वो एक लार्जर स्केल पे होती है। और जो सी कल्चर होता है वो जो पानी आपका वहाँ पे रहता है, जो ओशियंस और रिवर्स में रहता है, उस पानी को कोई भी एक लैंड वाली जगह पे ला के उसके अंदर फार्मिंग करी जाती है। ओके, उसमें मतलब मेनली फिश का होता है, वो भी मीट से रिलेटेड है। नॉन वेजिटेरियंस के भी कोई ऑप्शन हो सकता है पोल्ट्री के साथ। ओके। एनिमल हस्बेंड्री में केयर ऑफ एनिमल क्यों जरूरी है? केयर ऑफ एनिमल्स से ज़रूरी है क्योंकि अगर हम जैसे कि मैं कैटल फार्मिंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं वेज हूँ। अगर हमारी गाय हेल्दी नहीं रहेगी तो फिर उतना मिल्क प्रोड्यूस तो कर पाएगी, पर वो मिल्क की क्वालिटी हमको वो वाली नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए, और वो मिल्क शायद से आई थिंक तो कम प्रोड्यूस कर पाएगी क्योंकि उसकी वजह से वो तबीयत भी खराब रहेगी। और उनकी जो मतलब बॉडी की जो केयरिंग होती है, एक जैसे वॉशिंग, डेली बाथिंग, ये सब भी रहना जरूरी है ड्यू टू हाइजीन। ओके, that's it now.
जिसमें हमने साउंड चैप्टर चूज किया है। टाइप ऑफ वेव्स बताओ। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल में मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव के जो पार्टिकल हैं वो कंट्रैक्शन रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं जो कि एकदम सीधे चलते हैं, और जो ट्रांसवर्सल वेव के पार्टिकल होते हैं वो परपेंडिकुलरली चलते हैं, ऐसे ऐसे। क्या साउंड रिफ्लेक्ट करता है? साउंड रिफ्लेक्ट हाँ करता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताओ साउंड रिफ्लेक्ट करता है। साउंड रिफ्लेक्ट जैसे कि अभी यहाँ बैठा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ तो आवाज़ जो है हॉल से टकरा के वापस आ रही है, इससे मेरे कान में सुनाई दे रही है। तो इसको इको बोल सकते हैं, क्या इको है? तो पहाड़ों में क्या होता है जब पहाड़ में आके चिल्लाते हैं? पहाड़ों में लेकर चिल्लाते तो वहाँ पे ये होता है कि वहाँ का जो एरिया है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आई थिंक सो एको प्रोड्यूस नहीं होता है। एको जो प्रोड्यूस होता है वो थोड़ी कम 17.2 मीटर के एरिया में प्रोड्यूस होता है एको। एरिया या डिस्टेंस? डिस्टेंस। इको रिवर्बरेशन में अंतर क्या है? रिवर्बरेशन के लिए एक बड़ा एरिया चाहिए रहता है, एको के लिए एक छोटे एरिया में प्रोड्यूस होता है। अभी कमरे में जो हो रहा है वो इको है कि रिवर्बरेशन है? एको। देखो मैटर नहीं करता है, वर्ड्स मैटर नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और किसी को बताने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप उल्टा बोल रहे हो। जो पहाड़ों में होता है वो एको होता है, जो कमरे में हो रहा है रिवर्बरेशन है। नहीं, बता सही रहे हो पर नाम स्विच कर दिया बस। एको पर 17.2 मीटर की ये डिस्टेंस से बड़ा होता है तो एको होता है, उससे कम होता है तो रिवर्बरेशन होने लगता है। कमरों में क्योंकि 17.2 मीटर से छोटा डिस्टेंस है तो आप जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो वॉल से टकरा के वापस आ रहा है। हमें वो क्या हो रहा है, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस सुनाई नहीं दे रहा है आपको। मैं जो बोल रहा हूँ एक बार ही सुनाई दे रहा है, और यही मैं कहीं पर पहाड़ में जाकर फिर बोलता तो 17.2 मीटर से ज़्यादा दूसरा साउंड टकरा के वापस आता दे रही होती है। तो एक बार वो सुनाई दे जाता है, हमारा दिमाग इंटरप्रेट कर लेता है, तो दूसरी बार फिर से आता है वो साउंड, हमको 2 बार सुनाई देता है, फिर तीसरी बार फिर आता है, तीसरी बार सुनाई देता है। ठीक है, रिवर्बरेशन में डिस्टिंक्ट साउंड पता नहीं चलता है। हाँ ठीक है, ठीक है। आपने सही बोला, बस उसको इको और रिवर्बरेशन को स्विच कर दिया। इको दूर वाला होता है, ठीक है, रिवर्बरेशन बंद वाला होता है, रिवर्बरेट करता है ना। आजकल म्यूजिक वगैरह में रिवर्ब वाला वो भी आता है। ठीक है, हियरिंग रेंज ह्यूमन की कुछ नंबर्स मुझे बताओ, क्या है किस रेंज में इंसान सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर 20 हर्ट्ज से कम रहा तो 20 हर्ट्ज से कम रहा तो हम जो सुन पाएंगे? हमारी हियरिंग रेंज नहीं रहेगी। क्या हमारे अलावा कुछ सुन सकता है इसको? नहीं, आई थिंक सो। नहीं, अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनकी हियरिंग रेंज अलग अलग होती है। ह्यूमन की है ये। हाँ, ये उनकी है सर। ठीक है, 4325 हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी में किसी आपको सुना था, सुनाई देगी। सुनाई देगी। 32,486 की फ्रीक्वेंसी आपको सुना था, सुनाई देगी। सुनाई देगी पर वो हमारे ear को डैमेज कर सकती है। सुनाई देगी। सुनाई देगी। जब आप बोल रहे हो हियरिंग रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज है, 32,000 कैसे सुनाई देगा? सुनाई तो दे सकती है ना। नहीं सुनाई। उस अभी ऐसे साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं करेंटली इस रूम के अंदर जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, और हम सुनाई नहीं दे रहे। आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आवाज़ें आ रही हैं। तो देर पहले अपनी सब्जी वाला आया था, तो उसने साउंड उस रेंज के अंदर प्रोड्यूस करा, हमको सुनाई नहीं देगी। उसके बाहर प्रोड्यूस करता हमें सुनाई नहीं देता। ठीक है, जो ओपेरा सिंगर होते हैं या फिर कभी आपने सुना होगा कि हाई पिच साउंड से ग्लास वगैरह को ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, वो कैसे हो रहा है? क्योंकि उसमें साउंड की जो पिच है वो लोअर हो रही है, हायर हो रही है, तो जो पार्टिकल्स हैं एयर के वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, इसके कारण पिच बढ़ने से क्या चीज़ बढ़ती है? वेव की वाइब्रेशन बढ़ती है, उनमें पार्टिकल्स रहते हैं वाइब्रेट ज़्यादा तेज होते हैं। कोई भी वेव हम लेते हैं उसकी क्या क्या क्वालिटी को आप देख सकते हो। इसके अंदर टॉपिक है कैसा क्वालिटी, वो अलग चीज़ है। मैंने इसे क्वालिटी मतलब कैरेक्टरिस्टिक, साउंड के अंदर क्या क्या खूबियाँ होती हैं, कोई वेव के अंदर क्या क्या खूबियाँ होती हैं।
पिच बढ़ाने से क्या चीज़ बढ़ती है? पिच बढ़ाने से क्या चीज़ बढ़ती है? हाँ, पिच बढ़ाने से particles और सही बोल रहे हो, वाइब्रेशन सही बोल रहे हो, और एक वर्ड मिस कर रहे हो। चलो सर, मैं आपको हिंट देता हूँ, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज का हर्ट्ज क्या है? hertz क्या है? मतलब साउंड का एक टाइप टाइप साउंड की यूनिट है। साउंड की यूनिट से क्या मतलब? hertz का भी लगता है ना? हम हर्ट्ज क्यों लगा रहे हैं? जैसे मैं किसी चीज़ का वेट लेता हूँ तो केजी लगाता हूँ, किसी की वॉल्यूम लेता हूँ तो लीटर लगा लेता हूँ, ठीक है? तो मैं जब इसकी हियरिंग रेंज की बात कर रहा हूँ, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज बोल रहा हूँ। हर्ट्ज यूनिट किस चीज़ की है? डिस्टेंस की, तो मीटर, वेवलेंथ मीटर में आती है। आपको वर्ड नहीं मिल रहा, बट मैंने सही बोला, वाइब्रेशन बोलते हैं। कोई चीज़ एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। साउंड कैसा है उसकी, उसकी फ्रीक्वेंसी मैटर करेगी। आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके हम बता रहे हैं कि कोई चीज़ सुनाई देगी नहीं सुनाई देगी, करेक्ट? मच्छर की आवाज़ ज़्यादा लाउड है कि शेर की आवाज़ ज़्यादा लाउड रहेगी? मच्छर की आवाज़ ज़्यादा लाउड रहेगी। मच्छर की आवाज़ में ज़्यादा पिच होगी कि शेर की आवाज़ में ज़्यादा पिच होगी? पिच ज़्यादा है। वैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मच्छर आपके कान के पास शोर कर रहा है, वो थोड़ा दूर चले जाए, मतलब उसको जितनी दूरी पर से डबल दूरी पर ले, तो मच्छर की आवाज़ कम होगी कि बढ़ेगी? मच्छर की आवाज़ तो उतनी ही रहेगी। नहीं नहीं, आपको सुनाई कम देगी कि ज़्यादा देगी? कम सुनाई कम सुनाई देगी। वहीं शेर जितनी दूर था उसको डबल दूरी पर कर दे, फिर उसको आवाज़ करे, तो आवाज़ में अंतर आएगा। आएगा। ठीक है, मच्छर वाले में ज़्यादा अंतर आ रहा है, शेर वाले में ज़्यादा अंतर आ रहा है? मच्छर वाले में। मैं फिर से पूछता हूँ, मच्छर की आवाज़ ज़्यादा लाउड है कि शेर की आवाज़ ज़्यादा लाउड है? लाउडनेस ऑफ साउंड में शेर की आवाज़। शेर की आवाज़ ज़्यादा है, पिच में मच्छर की आवाज़ ज़्यादा है। तो मुझे साउंड की प्रॉपर्टीज में से बताओ कि मच्छर के जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा है जिसके कारण उसकी पिच ज़्यादा है, और शेर की लाउडनेस ज़्यादा है तो किस प्रॉपर्टी के कारण ज़्यादा है? क्योंकि शेर के पास जो पिच है वो लोअर पिच है, हाँ, तो इसलिए उसके जो पार्टिकल्स है वाइब्रेट उतनी ज़्यादा तेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसका साउंड हमको क्लियर आ रहा है। आई थिंक सो। नहीं, क्लैरिटी की बात एक्चुअली नहीं हो रही, लाउडनेस की बात हो रही है। जब मैं कोई चीज़ को धीरे बोलता हूँ या मैं आवाज़ तेज करके बोलता हूँ, तो दोनों में क्या चीज़ चेंज कर रहा है? मेरे वोकल कॉर्ड कुछ चीज़ को चेंज करते हैं। पिच। पिच में चेंज करता तो मैं आवाज़ को पतली करता, तब में होता। ठीक है, जैसे एक्टर करते हैं, एक्टर आवाज़ को थोड़ी पतली करते हैं, फीमेल जैसे साउंड, फीमेल की पिच ज़्यादा होती है। हमारा दिमाग है ना, आवाज़ पहचानता है, पिच से पहचानता है कि मेल की कि फीमेल की। जब पिच कम होती है तो बोलते हैं फीमेल की आवाज़, पिच हाई होती है तो बोलते हैं मेल की आवाज़। ठीक है, लाउडनेस जो होती है वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। ठीक है, जब वेव बनी तो कितनी बड़ी बड़ी वेव बनी, ऐसे हाइट तो उतनी लाउड हो गई। ठीक है, वो वहीं पर जब पिच होती है तो एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है। मच्छर एक सेकंड में ज़्यादा वेव बना रहा है, उसके बाद उसकी श्रिल होती है, चुभती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। टर्म्स टू डिस्क्राइब साउंड, ठीक है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, स्पीड आपको मिला है। मुझे इनके बीच में रिलेशन बताओ, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड के बीच में। जब एक कंप्यूटर साउंड प्रोड्यूस है तब ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, इनके बीच का रिलेशन बताओ, मैथमेटिकल रिलेशन बताओ। मैथमेटिकल रिलेशन मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड है। चारों चीज़ों को लिखो, उनके सिंबल लिखो, उनके सिंबल के बीच में कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन बन सकती है। तो फॉर्मूला फॉर्मूला बोल सकते हैं। लिखते हैं रिलेशन, स्पीड ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं।
फ्रीक्वेंसी दे दूँ तो आप क्या बता सकते हो, उसकी स्पीड बता सकते हो। अगर मैं उसका आपको चीज़ का टाइम पीरियड दे दूँ तो आप फ्रीक्वेंसी बता सकते हो। किसी चीज़ का टाइम पीरियड दे दो। हाँ, क्या बताना, फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी बतानी। फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड पता तो उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। कोई बात नहीं। अपना थर्ड चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। अगर किस सिस्टम पर वर्क करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है उससे? उसमें एक डिस्टेंस ट्रेवल, एक डिस्प्लेसमेंट होता है हाँ, और उस पर एक नेट फोर्स लगता है। ठीक है। वर्क डन होता है किस बॉडी पर अगर फोर्स लगाया जाए बॉडी डिस्प्लेस हो जाए तो, ठीक है। जब मैं इस बॉल पर फोर्स लगाता हूँ और मैं बहुत फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, और बॉल मूव नहीं कर सकता मैं वापस, तो मैंने कितना वर्क किया? आपने वर्क डन जीरो किया, क्यों वर्क डन जीरो? फोर्स क्योंकि तो जो लगा। आपने जिस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट कहीं डिस्प्लेस हुआ, आप फोर्स तो लगा रहे हो तो उसके डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, आप उसके फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाए। ठीक है। मैं इस बेंच को नीचे दबाऊँ जमीन पर, ठीक है, मैं दबा रहा हूँ नीचे, ठीक है, और नब्बे इसको साइड में नीचे, ये साइड में जाएगी नीचे तो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कितना वर्क किया? अगर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और ये 10 मीटर खींच लिया, जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और फोर्स जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो फोर्स मैंने लगाया उससे डिस्प्लेस नहीं हुई, क्योंकि नब्बे नहीं होती तो डिस्प्लेस हो नहीं सकती। जो फोर्स ने मूव किया वो नब्बे वाला फोर्स है, ठीक है, गुड। तो फोर्स भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। किसी बॉडी में नेगेटिव वर्क का इसका क्या मतलब होता है? नेगेटिव अगर में यानी कि जो उसका फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो अपोजिट साइड हुआ है, फिर पैरेलल साइड हुआ है। ठीक है, सही। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वो होते हैं, अपोजिट होते हैं। फोर्स का लगा बॉडी का मूव करेगी नेगेटिव। वर्क की यूनिट जूल होती है, यस और नो? वर्क की जो ऐसे वैसे यूनिट जूल होती है, यस और नो? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट एनर्जी की ऐसा यूनिट ओके। तो एनर्जी की यूनिट जूल है और वर्क की ऐसा यूनिट भी जूल है, क्यों? क्योंकि जब हम कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमारी एनर्जी लग रही है। ठीक है। तो आपके कहने मतलब वर्क और एनर्जी अलग अलग चीज़ें नहीं है। ऐसा नहीं होगा। वर्क डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पे डिपेंडेंट है और एनर्जी कोई चीज़ में जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो डिस्प्लेस कर जाती है, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी आती है। आती है। तो एनर्जी आ कहाँ से रही है? वर्क के कारण आ रही है। हाँ, वो वर्क क्या है? वर्क है। वर्क एनर्जी का यूज है एक तरह से। आपने कहा ना जब वर्क करेंगे, आपके शब्द हैं कि वर्क के लिए एनर्जी खर्चा होती है, इसलिए दोनों की यूनिट सेम है। तो क्या बोल सकते हैं कि वर्क एनर्जी करने काम में आता है, एनर्जी बढ़ाने के घटाने काम में आता है किसी बॉडी के, आपकी बॉडी के घटेगी, ठीक है। और एनर्जी को बढ़ाने घटाने के लिए वर्क की जरूरत पड़ती है। एनर्जी को बढ़ाने के या घटाने के लिए वर्क की जरूरत पड़ती है। हाँ, ठीक है, तो इससे दोनों की यूनिट सेम है क्योंकि वर्क में एनर्जी एक तरह से सेम चीज़ है। सेम इस तरह से है, जब आप किसी बॉडी की एनर्जी बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, जितनी आपने बढ़ाई है उतना आपने उसको वर्क किया है, जितनी आपने उसकी घटाई है इतना उसने आप पे वर्क किया है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की कंजर्व होती है कब? मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की
जब मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूँ, ठीक है, तो मेरे हाथ से छूटने से जब वो ऊपर जा रही है तो ऊपर जाके स्लो डाउन होगी, फिर वापस नीचे आएगी, ठीक है, मेरे हाथ में टच होने से पहले वापस, या ग्राउंड में टच होने से पहले, उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। गुड। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है? काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में ये डिफरेंस है कि जो पोटेंशियल एनर्जी को हम किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी वो होता है जैसे कि हमने उसको देर में ट्रांसफर करने के बाद जो एनर्जी वो यूज कर रहा है बाद में, वो काइनेटिक एनर्जी है। थोड़े से आपकी वर्ड फॉर्मल नहीं है, जब बॉडी को एनर्जी यूज कर रहा है का मतलब है मोशन में है ना, ये आई एम अज्यूमिंग कि आपका ये मतलब है कि जब बॉडी को आपने वर्क दिया, ठीक है, वर्क दिया मतलब तो वर्क किया, उसके ऊपर फोर्स लगाया, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आया, तो बॉडी मोशन में आ गई, ठीक है, तो मोशन में आने के कारण जो उसके पास एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो एनर्जी हम किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं वो है। एग्जाम्पल दो। जैसे कि मैंने इसमें इसको यहाँ से यहाँ तक किया तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी थी। हाँ, ट्रांसफर नहीं, गलत एग्जाम्पल है। या फिर अगर मैंने इसको ऐसा लिफ्ट किया, ये सही एग्जाम्पल है, गुड। तो इसमें अब आ गई है वो, और जब मैं इसको ये इसकी एनर्जी, तो इसमें काइनेटिक शाबाश, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, तो आपने खसकाया वो नहीं है क्योंकि वो वापस आना चाहिए। वहीं पर एक रबर बैंड से बंधा हुआ कोई चीज़ को ले आते हैं, छोड़ते तो वापस आता है, वो पोटेंशियल एनर्जी था। स्प्रिंग को दबाते हैं, छोड़ते तो वापस ऊपर आती है, ये पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी बॉडी में अंदर स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। काइनेटिक का मतलब मोशन, जब जब बॉडी मोशन होगी काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास, ठीक है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को जोड़ देंगे हम इस एनर्जी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ जहाँ एनर्जी कंजर्व है। मैंने किसी स्टोन को उठा के हाँ, एक जगह पे रख दिया, एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी कंजर्व है उसके पास। अगर उसी स्टोन को आप किसी को मारोगे या किसी वॉल पर मारोगे, ठीक है, उसको थ्रो करोगे बेसिकली, ठीक है, तो अभी तक स्टोन के अंदर एनर्जी नहीं थी, और आपने थ्रो किया, उसको जब लगी उसको तो एनर्जी महसूस नहीं की, स्टोन के अंदर जब तेरे पास आया स्टोन उसके अंदर एनर्जी है, तो इस स्टोन के अंदर एनर्जी कहाँ से, एनर्जी कंजर्व है। स्टोन रखा हुआ या स्टोन का एनर्जी जो रखा हुआ है, जब स्टोन को उठा के आपने किसी चीज़ पे थ्रो कर दिया, ठीक है, तो जिस चीज़ से टकराया उसको तो महसूस होगा कि स्टोन ने आके मुझे बहुत सारी एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर करी, ठीक है, तो स्टोन में एनर्जी आ गई, आई तो पक्का जब आपने थ्रो किया, तो पहले स्टोन के अंदर एनर्जी नहीं थी, बाद में आ गई। जब एनर्जी कंजर्व है तो एनर्जी कहाँ से आ जाएगी, एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं हो सकती ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे एनर्जी स्टोन के अंदर क्रिएट कैसे होगी? एनर्जी क्रिएट नहीं हुई है तो उसमें पहले से एनर्जी, स्टोन के अंदर पहले से एनर्जी तो नहीं, अगर आप थ्रो नहीं करते तो कभी खुद से नहीं जाता, तो आपके फेंकने से ही जाएगा, तो आपने उसके अंदर एनर्जी डाली है ना, पर जब एनर्जी कंजर्व है तो उसके अंदर तो थी नहीं ना, एकदम से आपके सके क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से या तो उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी कि वो उसको जाके मार पाए। हाँ, तो नहीं थी, वो तो स्वाभाविक सी बात है, जब एनर्जी कंजर्व है तो एनर्जी ना बन सकती ना मिट सकती है, पर पत्थर के लिए तो एनर्जी नहीं थी, वहाँ पे आ गई एकदम से, तो कंजर्व टाइम बढ़ गई एनर्जी, तो जब एनर्जी कंजर्व है तो मतलब कांस्टेंट है, या सेम रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, ना क्रिएट हो रही, कुछ क्रिएट नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? आपके अकाउंट में पैसे आपने डाल रहे हैं, उसमें से निकाल रहे हो, तो उसके अंदर पैसे कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि एनर्जी कंजर्व है, ना क्रिएट हो रही ना डिस्ट्रॉय हो रही, तो पत्थर के अंदर एनर्जी बढ़ कैसे रही है, जितना क्रिएट हो रही है डिस्ट्रॉय हो रही है। मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ तो इसको थोड़ा फॉर्मुलाइज करो शब्दों में, एनर्जी कंजर्व है कि नहीं पत्थर के लिए? पत्थर के लिए एनर्जी कंजर्व है, पत्थर की एनर्जी कंजर्व नहीं है, पत्थर के एनर्जी नहीं थी, आपने डाल दी तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी थी ना पर उतनी सफिशिएंट नहीं थी, मैंने डाला चलो एनर्जी, चलो जितनी भी थी उसमें एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, 10 जूल तक तो 12 जूल हो गई है, 2 जूल तो आई है,
उसके लिए कंजर्व नहीं है। आपके अकाउंट में 10 रुपये थे, 12 रुपये हो गए, तो आपके अकाउंट में कांस्टेंट बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो पत्थर की एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलना क्या चाह रही है, जब पत्थर पे मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ, जैसे वर्क में एनर्जी यूज हो रही है तो उसके लिए हो रहा है। अब इस चैप्टर में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन के तीनों लॉ ऑफ मोशन बताओ, ठीक है, बताओ। तो उसका जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो होता है इनर्शिया का, और जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है जिसमें इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ऑब्जेक्ट का जो जिसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं करे, जिसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं करे कुछ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे या फिर उसको रोकने के कोई फोर्स ना लगे ऐसा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? मेरे को उसमें क्या सच बताऊं, पर्सनली वही नंबर मैटर नहीं करते, फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, ठीक है। न्यूटन के जो तीन लॉ है बिना नंबर से बता दो, क्या तीन चीजें उसने बोली जो इंपॉर्टेंट है, उसको नंबर करना पड़ा सबसे, ठीक है। बहुत सारी बातें बोली उसमें, पर मैं तीन चीज़ों को खास करके बोला कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है। मेरे लिए नंबर मैटर नहीं करता, तो नंबर ही मिक्स कर दो, बता सही रहे हो, नंबर मिक्स कर दे, फर्क नहीं पड़ता नंबर क्या है। ज़्यादा है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, तीन चीज़ें मेन बोली उसने, ठीक है, मोशन के बारे में, वो तीन चीज़ें बताओ। An object is continued to be in motion until unless it is applied by an external unbalanced force. इसका मतलब क्या है? इसका मैं हिंदी में से बात कर रहा हूँ, तब समझा सकता हूँ, इंग्लिश जरूरी नहीं है, अभी आपका नॉलेज आप मुझे समझा सकते, ये ज़्यादा ज़रूरी है, आप मुझे समझिए। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हाँ, उसमें फ्रिक्शन तो लग ही रहा है वैसे भी, तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड या तो कम हो रही है, अगर उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है हाँ, और वो हवा में चल रहा है, हाँ। चल नहीं सकता ऑब्वियसली। हाँ, अगर ग्रेविटी नहीं होती, हम स्पेस में होकर फोन को फेंकते तो वो चलता रहता है, ठीक है। तो अगर उसमें वो चल रहा है तो मैं उस पर अगर और फोर्स लगाऊँ तो और स्पीड से चलेगा, अगर मैं उसमें नेगेटिव फोर्स लगाऊँ यानी मतलब रोकने की कोशिश करूँ तो वो रुकेगा ऐसा, और जब तक मैं उस पर कुछ भी नहीं करूँगा तब तक वो कंटिन्यूस बिल्कुल, ये इनर्शिया है, ठीक है, इसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं, सही समझा, ठीक है। बाकी दो चीज़ें उसने जो मेन मेन चीज़ें बोली है, मेजर चीज़ें जो बोली है वो बताओ। नंबर मैटर नहीं करता इसको, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें कोई हिंट मिल सकती है। इसमें से एक लॉ जो है उससे F इज इक्वल टू एम निकल के आता है। हमें F इज इक्वल टू एम, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन को बहुत यूज करते हैं, बराबर के यूज करते हैं। मतलब जब भी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जैसे चैप्टर आएगा उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे तो F इज इक्वल टू एम, अगर 10 क्वेश्चन है तो चांसेस 5 क्वेश्चन में कम से कम यूज होगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ तो इनर्शिया है, इनर्शिया ये बोलता है जो आपने समझाया कि बॉडी को चलाने या रोकने के लिए भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस पड़ती है, खुद से ना चलेगी ना खुद से रुकेगी, ठीक है, वो सही है। बाकी दो और स्टेटमेंट दिए न्यूटन ने, उसमें से एक से F इक्वल टू एम निकलता है, वो स्टेटमेंट है।
उस पर ज़्यादा का लगा रही है, मैं उस पर कम का लगा रहा हूँ, तो मुझे मूव कर जाना चाहिए ना। क्या बोला आपने फिर से? मैंने वॉल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो वॉल ने मुझ पर कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? उसने 10 न्यूटन का ही लगाया होगा। 10 का ही लगाया होगा। हाँ, ठीक है, क्यों? उसने 10 ऐसे लगाया होगा क्योंकि इससे वॉल भी मूव नहीं कर रही और आप भी मूव नहीं कर रहे जब हो। इसे बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, बॉडी मूव नहीं करती है, तो अपने उस फोर्सेस को एक तरह से बैलेंस करती है। उस एक्शन पे भी रिएक्शन होता है, जितना आप एक्शन करते हो उतना ही रिएक्शन होगा, ये न्यूटन ने बोला। Every action is equal and opposite रिएक्शन जैसे थर्ड लॉ है, नंबर मेरे लिए मैटर नहीं करता, पर वैसे मैटर करेगा, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, एक लॉ बन गया, दो लॉ है, और जो बचा उससे एक्सिबिलिटी में निकल के आया। चलो, कोई बॉडी का मोमेंटम होगा, उसका मोमेंटम कब तक चेंज नहीं होगा? बॉडी का मोमेंटम जब तक चेंज नहीं होता उस पर कोई दूसरा अप्लाइड फोर्स है ऐसे कुछ उस पर हो ना हो कुछ। हाँ, कोई बॉडी का मोमेंटम जब तक कांस्टेंट रहेगा, तब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है। जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। उसका मोमेंटम चेंज कितने रेट तेजी से होगा, ज़्यादा फोर्स लगाओ जल्दी चेंज हो जाएगा, धीमा लगाओ तो धीमे से चेंज होगा। ठीक है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगेन नंबर मैटर नहीं करता है, पर तीन मेजर चीज़ें, एक इनर्शिया है, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट, और है एट्रैक्शन इज इक्वल अपोजिट डायरेक्शन। तीन बात है, ठीक है। कोई बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स सफिशिएंट है? पर वो जितना लगा रही है अपने पर उससे ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, तो अगर मैं इस बॉटल के राइट साइड रबर बैंड मान लो, टाइट रबर बैंड मान लो, ठीक है, तो उसमें फोर्स लग रहा है, हाँ रबर बैंड लगा रही है इसको। तो ये जैसे रबर बैंड छोड़ के जाऊंगा तो बॉटल मूव करनी चाहिए। वाटर मूव जो करेगी क्योंकि फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो तो उसको आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लगाते हो तो मूव करती है और उसकी इक्वल डायरेक्शन साइड डायरेक्शन से इक्वल फोर्स करता है। ठीक है, अब उस जो रबर बैंड टाइटली बंधी हुई है, उस पर मैंने कोई बीच में ब्लॉक लगा दिया, एक सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? एक तरह से उस रबर बैंड मैंने ब्लॉक लगा दिया है, साथ ही आपने रबर बैंड को इस तरह से ब्लॉक लगा, ब्लॉक तरफ से हाथ दबा है, ठीक है, तो ब्लॉक ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि आप उसको लगा रहा होगा एक तरफ, फिर भी मूव नहीं करेगी, कि करेगी मूव तो नहीं करेगी। मूव नहीं करेगी। क्यों नहीं मूव कर रही? एक्चुअली जो फोर्स लग रहा है इधर से, उस तरफ से बैलेंस हो जाएगा, और उधर से फोर्स लगा रही है, पहले तो ये दूसरा रीजन ये कि पूरी बॉडी उसके साथ में माने मूव तो साथ में करेंगे। अगर जो बॉडी मूव कर रही है, ये जो बॉडी है वो अपने पे ही लगा रही है फोर्स, रबर बैंड और बॉटल दोनों एक ही बॉडी होगी एक तरह से, तो दोनों को मिला के एक ही बॉडी कंसीडर करेंगे, इंटरनल फोर्स है। जब फोर्स इंटरनल होता है बॉडी मूव नहीं कर सकती है, जब फोर्स बैलेंस होगा बॉडी मूव नहीं करेगी। बॉडी को मूव करने के लिए आपने भी आपके शब्द को यूज कर रहा हूँ, एक्सटर्नल और बैलेंस फोर्स होना चाहिए, ठीक है। की बैलेंस फोर्स होगा तो नहीं मूव करेगी। कोई 2 kg की बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है, कोई बॉडी 4 kg की 1 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दोनों में ज़्यादा मोमेंटम किसका है? हाँ, कोई 2 kg की बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है और एक 4 kg की बॉडी 1 मीटर पर सेकंड से जा रही है, इन दोनों में ज़्यादा मोमेंटम किसका होगा? 4 kg की बॉडी 1 1 मीटर मीटर पर सेकंड से जा रही है। मोमेंटम ज़्यादा किसका होगा? 2 kg वाली जिसमें जो अप्लाइड फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है
होने से मोमेंटम बढ़ जाएगा या वेलोसिटी बढ़ने से मोमेंटम बढ़ जाएगा। पर कैसे होगा जब ये इसका वेट भी तो ज़्यादा है और उसका भी वेलोसिटी उसका कम वेट है, ज़्यादा है वेलोसिटी कम है। उसका मास ज़्यादा है लेकिन वेलोसिटी वेट शायद यही शब्द नहीं होगा, मास ज़्यादा है पर वेलोसिटी कम है। इसकी मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है। और अपने मोमेंटम के लिए हमें मास और वेलोसिटी दोनों चाहिए होती है, ठीक है। मास और वेलोसिटी दोनों चाहिए तो वो कंपनसेट हो जाएगी। उसका मास भले आपने बढ़ा दी तो वेलोसिटी इतनी कम कर दी कि नेट जो मोमेंटम आ रहा है सेम आ रहा है उनका, ठीक है। हाँ पर फिर भी अगर ये कोई हैवी ऑब्जेक्ट है हाँ और एक हल्का ऑब्जेक्ट है, ये इससे तेज चल रहा है, नहीं, अगर हाँ उसका भारी वाला धीमे चल रहा है ना, देखो ना। भारी वाला तो तीनों चल रहा है पर इसका वेट भी कम है और वेलोसिटी भी ज़्यादा है। हाँ, वेट कम है वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसको रोकने के लिए उतने एफर्ट लगेगा जितना उसको रोकने के लिए लगेगा। मोमेंटम एक तरह से ये बताता है कोई बॉडी को मोशन में लाने के लिए मोशन से हटाने के लिए जितना एफर्ट लगता है वो मोमेंटम एक तरह से उससे मेजर करता है, ठीक है। तो दोनों में ज़्यादा मोमेंटम किसका है, ठीक है। गलत सही कंसेप्ट पता हो या ना हो मैटर नहीं करता, गलत कंसेप्ट नहीं है अपने दिमाग में होना चाहिए। आपने बोला कि मास कम है इसलिए इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस। 3 states of matter. जब मैं इस कमरे में ग्लास भर के पानी डाल दूँ, सुबह डालो और 2 दिन बाद आके देखो तो पानी फ्लोर पे मिलेगा कि Evaporate हो जाएगा। evaporate हो जाएगा। क्यों हो गया evaporate? क्योंकि उसकी जो आपने पानी देखा है जमीन पे उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है हाँ, और ड्यू टू रूम टेम्परेचर वो इवेपोरेट हो जाएगा। अगर ठंड होगी तब evaporate हो जाएगी। अगर ठंड में आपका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है हाँ या फिर 0 डिग्री भी है हाँ, तो वो आपका इवेपोरेट नहीं होता, फिर वो स्टेट चेंज कर देता है। गुड, अगर वाटर है तो आइस हो जाता है, आइस है तो वाटर हो जाती है। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि अगर इस कमरे में ग्लास लूँ उसके अंदर पानी डालूँ तो पानी किस स्टेट में है? पानी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में। फिर मैं ग्लास लूँ उसके अंदर मेटल के मार्बल डालूँ, मेटल की छोटे छोटे स्फीयर्स डालूँ, वो किस स्टेट में है? रूम टेम्परेचर दोनों के सेम है, हाँ है ना। तो एक लिक्विड स्टेट में सॉलिड स्टेट में क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट का वो लगेगा इसमें शायद से। लेटेंट हीट तब लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट को उसके मतलब जैसे स्टेट चेंज करने के लिए यूज होता है वो, तो इसीलिए होगा ना, क्योंकि उसका जो मेटल की जो आपने बॉल डाली है वो स्टेट चेंज लिक्विड में तब करेगी जब वो जाएगी 1000 डिग्री के ऊपर में भी, अगर आपने कोई अच्छा मेटल डाला है तो। हाँ वो सही है लेकिन उसको फ्रेम नहीं कर पा रहे। रूम का जो टेम्परेचर है उसको मेल्ट करने जितना नहीं है, इसको सफिशिएंट नहीं है। आयरन की या फिर जो मेटल की बॉल है इसलिए वो सॉलिड स्टेट में है। क्योंकि आप जिस करंट रूम टेम्परेचर पे उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम है, उसको मेल्ट ही नहीं कर पा रहे आप, उससे सॉलिड में मिल रहा है। वहीं पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे नीचे है, तो आप रूम टेम्परेचर तक आएगा तो उसको मेल्ट करते हुए आएगा, ठीक है। गुड। लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में अंतर क्या है? लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में स्पेसिफिक से कोई हिंट। स्पेसिफिक हीट आपने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। मुझे बताओ लेटेंट हीट क्या होता है, चलिए बता दो। लेटेंट हीट वो होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी स्टेट चेंज करते हैं तो वो मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो लेटेंट हीट है, टेम्परेचर होता है। लेकिन टेम्परेचर होता तो टेम्परेचर में जवाब देते, लेटेंट हीट बोला गया। हाँ लेटेंट हीट जैसे आधा सही बोल रहे हो कि स्टेट चेंज करने के लिए हाँ सॉलिड से अगर स्टेट चेंज हो सॉलिड से लिक्विड करो या लिक्विड से गैस करो, हम्म, है ना, ये स्टेट चेंज होते तो होगा। तो उस टाइम पे जो हीट लगती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं।
से सुना आपको मेजर करते हैं। डेंसिटी को हाँ, डेंसिटी क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितने और एक एरिया में कितने पार्टिकल हाँ, वो एक डेंसिटी होगी। डेंसिटी बाय ये जो बोला टेक्निकली सही बोला है, पर जिसमें बोलूँ कि पानी अगर मेटल की बॉल है तो पानी में डूब जाती है, थर्मोकोल की बॉल है तो पानी में नहीं डूबती, क्योंकि मेटल की बॉल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डेंसिटी क्या होती है? फिर से बोलिए एक बार। एक मेटल की बॉल लें इतनी बड़ी, उसको पानी में डाल के डूब जाएगी। इतनी बड़ी थर्मोकोल की बॉल पानी में डालें तो वो तैर जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी की बॉल को मेटल की बॉल की डेंसिटी ज़्यादा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डेंसिटी क्या होगी? क्योंकि मेटल की बॉल के जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं और जो आपने थर्माकोल वाली बॉल डाली हाँ उसके पार्टिकल भी पैक है पर उतने टाइटली नहीं है और उसकी जो डेंसिटी है हाँ, वो पानी के कंपैरिजन में कम है इसकी थर्माकोल बॉल की। हाँ सही। कैसा बोल सकते हैं कि उतनी वॉल्यूम में ज़्यादा मास है अपने मेटल वाली बॉल में, इसलिए मेटल का डूब जाती है। हाँ पानी से ज़्यादा मास है। डेंसिटी का मतलब ये होता है उतनी वॉल्यूम में कितना मास है। ज़्यादा मास हो तो ज़्यादा डेंसिटी होगी, कम मास हो तो कम डेंसिटी होगी। यहाँ पे तीन चीज़ों को हम देख रहे हैं, इतनी बड़ी पानी की बॉल ले लो, मेटल की बॉल ले लो, थर्मोकोल की बॉल ले लो, तो इसमें तो ज़्यादा मास का है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी हो जाता है। ठीक है, मैं आपको हेडिंग्स बोल रहा हूँ, आपको उसके एग्जांपल्स बताना है। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल बताओ। एक एलिमेंट का एग्जांपल बताओ। कार्बन, एक सॉल्यूशन का एग्जांपल बताओ। वाटर, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें लिखा होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। वाटर में टू सब्सटेंस मिक्स हुए थे? मिक्स हुए हैं और वो इतने अच्छे से मिक्स हुए हैं। नहीं, गलत। पानी के अंदर कुछ नहीं मिला, पानी पानी है बस। पानी में नमक मिला तो सॉल्यूशन होता, पानी का सॉल्यूशन होता। समझ में आ रहा है कहाँ से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है? आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स नहीं है, मिक्स होता तो अलग हो जाता है। मिक्स में जुड़े हुए हैं। एक्चुअली प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है वाटर, मतलब प्योर सब्सटेंस है। आप कहीं से भी कैसे पानी लोगे वो हमेशा H2O ही मिलेगा। अगर उसको कुछ नाम मिला है तो सब जगह से H2O, तो प्योर सब्सटेंस होता है इसके अंदर कोई दूसरी चीज़ें ना मिक्स हो। इसी पानी में अगर नमक डाल दोगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा, नमक से मिल जाएगा। दो चीज़ें मिक्स हो गई, दो सब्सटेंस है। जब H2O हाइड्रोजन, H2O एक इकलौता अकेला सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस नहीं है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गया, अब वो एक अलग आइडेंटिटी हो गई। ऑक्सीजन आपको जलने में मदद करता है, हाइड्रोजन खुद चलता है। ठीक है, हाइड्रोजन की अलग आइडेंटिटी, ऑक्सीजन की अलग आइडेंटिटी, दोनों मिलकर तो वाटर बनता है, और वाटर पानी आपको बुझा देता है। अलग आइडेंटिटी, समझ रहे हो? तो ये अलग आइडेंटिटी बन चुकी है। H2O एक अलग ही सब्सटेंस कहलाएगा, अलग ही कंपाउंड कहलाएगा, उसको दो सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये भी मिसकंसेप्शन है आपका। तो एक सॉल्यूशन का एग्जांपल दो मैंने बोला इसके अलावा। सॉल्यूशन पानी के अंदर मिट्टी मिला हुआ अच्छे से मिक्स कर दो, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन होगा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में अंतर क्या है? सैचुरेटेड में ऐसा होता है कि उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डाल सकते अपन, हाँ, और अनसैचुरेटेड जो होता है उसमें और सॉल्यूट की स्पेस होती है। गुड। एक कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल बताओ। मिल्क, क्यों मिल्क को कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों बोला गया? जो लाइट स्कैटर स्कैटर तो बहुत सी चीज़ करती हैं। पानी में मिट्टी मिला हो उसको कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो भी लाइक स्कैटर करती है।
छोड़ दो तो पेट जाता है। अगर मैं दूध को बहुत टाइम तक दूध का दूध पानी में पर मिट्टी को घोल के पानी में छोड़ दो तो